औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पब्लिक फोरम और मैं हूँ सैयद आबिद क़ाज़मी। नाज़रीन, पब्लिक फोरम में जो भी करंट सिचुएशन चलती है यूके, इनसाइड यूके या इंटरनेशनल सतह पर, उस पर हम हमेशा गुफ्तगू करते आए हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि इससे मुतल्लिक़ा शख्सियात को लाइव लेकर आपको असल सूरत हाल से आगाही दें और इस सिलसिले में अभी तक तो हम कामयाब जा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि आज भी जो इशू है हमारे पास, उस पर जो बात करेंगे उसकी ओरिजिनल सूरत हाल से आपको आगाही देंगे। आज हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से। सबसे पहले बात होगी, फिर बरतानिया में महंगाई का जो बड़ा तूफान आने वाला है उस पर बात होगी, फिर यूक्राइनी जो पनागज़ीनों की बड़ी तादाद बरतानिया में आ रही है, उनके साथ कैसे हुकूमत टैकल करेगी या आम फलाही अदारे कैसे करेंगे, उस पर बात करेंगे। यूक्रानी शहरियों के लिए बरतानवी जो गवर्नमेंट है उसने इमिग्रेशन पॉलिसी को तब्दील किया है, उस सिलसिले में बात करेंगे। फिर यूक्रेन के अंदर से कोई अगर अप्लाई करना चाहता है यूके के लिए, उसने कैसे करना है, और जो यहाँ से अगर कोई करना चाह रहा है तो वो कैसे, और अपनी फैमिलीज़ को कैसे बुला सकते हैं। इसके अलावा कोविड-19 की क्या सूरत हाल है उस पर बात होगी। वैक्सीनेशन किस कदर जा रही है उस सिलसिले में बात करेंगे। फिर उसके बाद आखिर में हम बात करेंगे पाकिस्तान में तारीख़ अदम इत्मीद पेश की जा रही है और उस सिलसिले में क्या ये पता करना है कि बैरूनी ताकतें इसमें मुलव्वस हैं या अंदरूनी ताकतें मुलव्वस हैं, सियासी या खलाई मखलूक। तो इस सिलसिले में भी बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाता जाऊँ। जनाब ज़ाहिद चौधरी सीनियर सोलिसिटर हैं और तजिया नगार हैं, हमारे साथ आज लाइव मौजूद हैं। तो उनको दावत दी है कि वो इन इश्यूज़ पर गुफ्तगू करेंगे और आपके जो लाइव क्वेश्चन होंगे या जो भी आप शेयर करेंगे हमसे, हमारे साथ बात, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं ज़ाहिद चौधरी साहब आपको खुश-आमदीद कहता हूँ पब्लिक फोरम में। जी, बहुत शुक्रिया आप काज़मी साहब, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी टाइम हो गया, चौथा हफ्ता होने को जा रहा है कि यूक्रेन और रूस की जो जंग लगी हुई है उस सिलसिले में काफ़ी नुकसान भी काफ़ी हद तक हो चुका है, लेकिन यह है कि बेशुमार लोग जो यूक्रेन से हिजरत करके मुख्तलिफ ममालिक में जा रहे हैं। पोलैंड में सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं और फिर यूके में भी आ रहे हैं। यूके ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी भी चेंज की है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताइएगा किस कदर नुकसान हो रहा है और जो महंगाई का बड़ा तूफान आने जा रहा है यूके के अंदर, क्या ये वो जंग की वजह से है या कुछ और एलिमेंट्स भी हैं? जी, बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। इंतहाई अहम टॉपिक है, ख़ास तौर पर जो हमारे जो एशियन बैकग्राउंड वाले चैनल्स हैं, उस पे इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़रा थोड़ी कम डिस्कस होती हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो व्यूअरशिप है आप लोगों की, दे वांट टू नो दिस वन व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द ग्लोब। तो ये ज़रूरी होता है कि क्या चीज़। तो इस हवाले से ऑब्वियसली इस वक़्त जो सबसे बर्निंग इश्यू है, जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, वो ऑफ कोर्स जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, जो कि रशिया और यूक्रेन की जो जंग है उसमें। अब देखें, एज़ अ पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरी तो ये हमेशा से मेरा स्टांस रहा है और मैं ये कहा है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती। आप सही। जितने भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, इंक्लूडिंग वर्ल्ड वॉर को आप देख लें, फिर अल्टीमेटली इतना ज़्यादा माली, जानी नुकसान होने के बाद अल्टीमेटली फिर जो डिसीजन होते हैं, जो फैसले होते हैं, वो टेबल पे ही होते हैं। वो थ्रू नेगोशिएशन ही होते हैं। अब देखें, हमारी जो अक़वाम मुत्तहिदा है, यूएनओ जो है, ये क्यों बनाई गई? ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर के बाद जो है जो सूरत-ए-हाल और फिर इस बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन की जो है वो बुनियाद रखी गई। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑब्वियसली मैं इसमें जो यूक्रेन की हिस्ट्री है उसको की तरफ मैं नहीं जाता कि ऑब्वियसली सब लोगों को पता है, आपको भी जैसे पता है कि जो सोवियत यूनियन था पुराना, ऑब्वियसली यूक्रेन वाज़ अ पार्ट ऑफ दैट। ये उनका हिस्सा था। यूक्रेन जो है वो सोवियत यूनियन का हिस्सा था और क्योंकि यहाँ पे इसकी जो ज़मीन है वो बड़ी ज़रख़ेज़ है और इस तरीके से इसकी वैसे भी बड़ी अहमियत है, यूक्रेन का जो इलाका है। तो उस वक़्त जब सोवियत यूनियन था, तो उस वक़्त इस खित्ते के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो तवज्जो दी गई और इसमें आप देखें
के एटमी रिएक्टर बनाए गए, और भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो बल्कि ये है कि ये कैपिटल से ज्यादा जो है वो यूक्रेन की अहमियत थी जब सोवियत यूनियन होता था। लेकिन अब बात जो है ब्रीफली अब ये है कि अब देखें जो जो बात कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है? अब रशिया ये कह रहा है कि जनाब कि नेटो जो है उसने अपनी जो एक्सपेंशन है वो जारी रखी हुई है, ठीक है जी। और उसमें वो बहुत सारे जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो सारे उसमें शामिल होकर एक ब्लॉक बना रहे हैं। तो अब उसमें यूक्रेन जो है उसको भी मेंबरशिप दी जा रही है, यूक्रेन ने कहा है उसमें। तो उनको ये खतरा है कि जो मैं समझता हूं कि शायद इतना वैलिड नहीं है, कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब आप अगर यूक्रेन को भी नेटो का हिस्सा बना देते हैं तो उससे फिर क्या होगा कि नेटो के जो हैवी जो वेपन्स हैं उनकी सारी डिप्लॉयमेंट हो जाएगी बिल्कुल रशिया के बॉर्डर के ऊपर। तो ऑब्वियसली टेक्निकली तो कोई भी जो कंट्री है वो ये नहीं चाहता कि आप देखें कल को इंडिया जो है वो आपके बॉर्डर के ऊपर एटमी मिसाइल लेके सब कर दे, तो ऑब्वियसली आपको तशवीश होती है। तो अब ये जो तशवीश है रशिया की कि जनाब के हमारे अगेंस्ट जो है वो हथियार जमा होने शुरू हो जाएंगे यूक्रेन में, तो इसका जो हल है वो सफारती सतह पे होना चाहिए था कि जो भी कंसर्न है रशिया के वो सरकारी सतह पर वो डिप्लोमेसी के जरिए जो है वो होने चाहिए थे। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आप मुझे बताएं कि 3 मिलियन से ज्यादा लोग जो है वो यूक्रेन से माइग्रेट कर चुके हैं, यानी 30 लाख से ऊपर लोग जो है सो फार उन्होंने यूक्रेन को छोड़ दिया। सही है। ठीक है जी। जो पोलैंड का वारसा जो कैपिटल है उसकी पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ पिछले 2-3 वीक के अंदर 1.5% बढ़ गई है। आप इसे अंदाजा कर लें कि अब ये सारे लोग कौन हैं? अल्टीमेटली जो विक्टिम होते हैं वो खवातीन, बुजुर्ग, जो बच्चे हैं वो, क्योंकि जो 18 साल और उससे ऊपर 60 से नीचे जो है 50 से नीचे उनको तो कहा क्या चाहिए आप यू जस्ट प्रोवाइड योर वॉलंटियर सर्विस टू डिफेंड योर कंट्री। अब बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन, आप जरा वो इमेजिन करें वो जो सीन जो पोलैंड के अंदर ट्रेन्स आ रही हैं और स्टेशन के ऊपर जो है वो जो मामलात हैं, ये एक बड़ा तकलीफ दे मामला होता है काजमी साहब के एक जो बाप है वो अपने बच्चों को और अपनी बीवी को जो है वो अलविदा कह रहा है कि अच्छा अब पता भी नहीं है कि क्या दोबारा जो है वो मुलाकात होगी भी या नहीं होगी। तो सही है। हम ये समझते हैं कि दोनों फरीकैन जो हैं उनको तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए एंड यूएनओ मस्ट प्ले अ रोल। सो फार हम ये समझते हैं कि यूएनओ का जो रोल है वो हमें सवाई से कि जो हमारे जो सेक्रेटरी जनरल है अक़वाम मुत्तहिदा के उनकी स्टेटमेंट के अलावा हमें कोई ऐसी जो है वो चीज सामने नजर नहीं आती। इसी तरह से कोई कोहेरेंट एफर्ट्स जो है यानी पूरी दुनिया के लीडर्स की तरफ से वो भी हमें लैकिंग है। मसलन आप उस पे देखें जर्मनी जो है वो कुछ थोड़ा उस पे कर रहा है, फ्रांस को आप देख लें, फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है वो मुसलसल जो है वो पुतिन के साथ जो है वो राब्ते में है। तो मैं ये समझता हूं कि जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनको एक कोहेरेंट, एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की जो है एफर्ट्स करनी चाहिए ताकि ये जो मामलात हैं ये खत्म हो और ये जो इतनी बड़ी मैस माइग्रेशन हो रही है वो रुके और लोग जो हैं वो अपने जो घर हैं वहां पे जा सके। ये अपने घर को छोड़ना, ये जो काजमी साहब दियारे गैर में आपको जितनी मर्जी ये फैसिलिटीज आपको मिल जाए लेकिन आपका अपना घर जो होता है उसका सही। कंफर्ट आप कभी नहीं भूलते। इसलिए बिल्कुल मैं ऐसा है। समझता हूं कि हमारी
रिक्वेस्ट ही है, हम ये कह सकते हैं एज एन एनालिस्ट कि जो भी वर्ल्ड के करता धरता है, बड़े लीडर्स हैं, उसमें यूरोपियन यूनियन है, उसमें चाइना है, उसमें रशिया है, फ्रांस है, यूएनओ है, और भी जितने बड़े कंट्रीज हैं, वो एक बड़ी कोशिश करें, हाफ हार्टेड नहीं है। अगर वो कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई हल जो है वो सामने आएगा। और पुतिन को भी चाहिए, रशिया को भी चाहिए। ऑब्वियसली आपको पता है कि रशिया जो है वो एज कंपेयर टू यूक्रेन, वो एक जो है वो माइट है, उसके पास ताकत ज्यादा है, वसाइल ज्यादा है, मिलिट्री के हुँ, इक्विपमेंट जो है वो ज्यादा है। तो और आपको पता है कि उनको इस तरह की जंग करने का बड़ा अभी आपने देखा कि सीरिया में क्या हुआ, फिर लीबिया में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, ये सारी हुँ, चीजें जो है ये सामने रखते हुए मैं ये समझता हूँ कि यस, दिस कॉन्फ्लिक्ट शुड नाउ stop, as the only victims for this conflict is innocent children, women, elderly। अब देखें वो लोग जो बेचारे चल नहीं सकते, व्हील चेयर्स पे आ रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि काफी मसाइल जो है वो क्या क्या समझते हैं इनमें। जो यूके ने जो इमिग्रेशन पॉलिसी चेंज की है यूक्रेनियन शहरियों के लिए, वो ठीक है? उस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? और देखें आसानी है लोगों को अप्लाई करने में उसमें? देखिए बात तो ये है कि ऑब्वियसली क्योंकि आप सब लोगों ने मिल के यूक्रेन को कहा कि आप अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको आप तलब करें, एंड वी विल बी देयर टू प्रोटेक्ट यू, जिसकी वजह से हुँ, यूक्रेन ने अपने सारे जो है वो हथियार जो है वो तलब किए, तो वो सारे उसमें शामिल थे, नेटो, यूरोपियन यूनियन और सारे शामिल थे, अमेरिका, हुँ, सारे शामिल थे। तो अब ये ऑब्वियसली जिम्मेदारी तो फिर बनती है कि वहां पे जो क्राइसिस है उस क्राइसिस को जो है वो हल करने के लिए जो भी एफर्ट्स हो सकती हैं वो की जाए। उस हवाले हुँ, से पर्टिकुलरली आपने जिसका जिक्र किया कि जो माइग्रेशन हो रही है, आपने दुरुस्त कहा अपने इंट्रोडक्शन में कि ज्यादातर लोग जो हैं वो पोलैंड में ही रह रहे हैं। ठीक है, जी, वो इसलिए कि ऑब्वियसली उनके ज़हन में है कि ये घर के करीब है, लेकिन ऑब्वियसली ये बहुत सारे लोग ऐसे जो हैं वो पोलैंड को एज़ अ ट्रेज़ेंट इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ से फिर वो आगे डिफरेंट कंट्री में, जर्मनी में, यूके में वहाँ आए हुए हैं। अब ऑब्वियसली ये जो अब यूक्रेनियन लोग जो किसी भी कैपेसिटी में यूके के अंदर रह रहे हैं, ठीक है हुँ, जी? वो उनको ये अलाउ किया गया है कि वो अपने किसी भी फैमिली मेंबर्स, इसमें सिर्फ क्लोज फैमिली मेंबर नहीं है, यानी ये इसमें आपके पेरेंट्स, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, वो तो शामिल है ही है। इसके अलावा हुँ, आपके भाई बहन और जो भी एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर जो हैं, उनको भी ये राइट दिया गया है कि दे कैन कम एंड दे कैन ज्वाइन यूक्रेनियन नेशनल। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी जेनरसिटी है यूके गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन जो आपने पाया कि वहां पे कुछ डिलीवरी के मसाइल तो जरूर मौजूद है। अभी जो सिर्फ डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो वीजा सेंटर बने हैं वो 11-12 के लगभग जो है वो बने हैं, हुँ, तो वो उसमें स्टाफ भी आपको पता है फिर थोड़ा कम है। तो इस हवाले से आप अंदाजा कर लें कि इतनी मैथ जो माइग्रेशन है उसको कंट्रोल करना 11-12 सेंटर से पॉसिबल नहीं है। तो फिर दूसरा उसमें ये है कि ऑब्वियसली आपको पहले वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, फिर आपको जो है वो बायोमेट्रिक जिसको हम फिंगरप्रिंट्स कहते हैं, वो आपको देने हैं, तो इस सारे में टाइम लग रहा है। अब एक बंदा जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, फूड नहीं है, तो उसके लिए तो बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने फिर थोड़ा इसको चेंज भी किया और कहा कि अच्छा, जिसके पास जो है वो यूक्रेनियन पासपोर्ट मौजूद है, वो उनको सेंटर्स में जाने की जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन जाके एप्लीकेशन जो है वो कर दें। एक तो ये उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा जब आप एप्लीकेशन कर देंगे तो आपकी असेसमेंट हो जाएगी 2-3 दिन के अंदर, तो होम ऑफिस जो है वो आपको ईमेल भेज देगा कि यस, योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुल। तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा अपने बायोमेट्रिक के लिए, आप यूके के अंदर आ जाएंगे और फिर आप यूके के अंदर आके फिर अपने बायोमेट्रिक देंगे। सही। ठीक है जी। तो इसी तरीके से एक तो ये बात होगी, फिर इसी तरीके से ये जो यूक्रेनियन रेफ्यूजीज या यूक्रेनियन इमिग्रेंट्स यहाँ पे आएंगे,
तो उनको काम करने की इजाज़त होगी, उनको जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। इसी तरीके से और भी जो बेनिफिट्स हैं वो भी वो ले सकेंगे। तो ये सारी सहूलतें आप इससे अंदाज़ा कर लें, मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया। और अभी ये जो अब उन्होंने स्कीम शुरू की है कि जनाब अगर कोई शख्स जो है वो किसी यूक्रेनियन इमिग्रेंट्स को लेता है अपने घर के अंदर, तो ऑब्वियसली उसको 350 पाउंड मेरे ख्याल में शायद पर पर्सन जो है वो ऑफर किया गया जी, है जी। पर मंथ के लिए। पर तो पर मंथ। मेरी हाँ, मेरी अगर आप वैसे मेरे पूछे, एक तो ये है कि ये एम्बिग्विटी है इस पॉलिसी के अंदर कि क्या होगा, और फिर दूसरा ये है कि देखें हर इमिग्रेंट की जो रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स होंगी वो डिफरेंट होंगी। हुँ, आपने उसको ब्लैंकेट कर दिया। मसलन आपने कहा जी 350 पाउंड हम देंगे, तो क्या उसमें फूड भी शामिल है? कि वो जिसके घर में हाँ। रहेंगे वो उनको फूड भी 350 में पहुँचाएगा? हुँ, अगर हुँ। तो 350 पाउंड पर मंथ में सिर्फ उनको फिर फूड भी पकाना है, तो फिर तो ऑब्वियसली वो सिलसिला-कार तो थोड़ा थोड़ा मैं नहीं समझता कि इतना होगा। फिर दूसरा ये है कि हो सकता है कोई बीमार है, अब अगर एक इमिग्रेंट जो है वो बेचारा बीमार है या उसकी स्पेशल नीड्स है, तो वो जिस घर में जाएगा तो उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो उसको भी आप सही अगर है। 350 पाउंड देंगे या कैसे कैसे आप इस सारे हुँ, मैटर को। लेकिन ये है कि लोगों ने बड़ी यानी 1 घंटे के अंदर जब हुकूमत ने ये अनाउंस किया तो तकरीबन 45,000 के लगभग लोग जो हैं उन्होंने इस स्कीम को ज्वाइन किया है। उसके बाद ऑब्वियसली ये सारी असेसमेंट होगी कि आप सूटेबल हैं, आपकी प्रॉपर्टी आपकी जो है वो प्रॉपर्टी जिसमें उन्होंने रहना है वो सूटेबल है, और फिर आपको मिनिमम जो है मेरे ख्याल में 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी साइन करना पड़ेगा कि आप कम से कम इनको 6 महीने जो है वो आप इनको रखेंगे, और उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि स्टिल a lot need to do more, we just need to do a little bit more। और हुकूमत सोच भी रही है, जो ये हम तो समझते हैं कि ये क्राइसिस जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना ही पहले ही वर्ल्ड के अंदर आपको पता है कोविड की वजह से सही है। जो मसाइल क्रिएट हुए बिल्कुल। हैं वो अभी हल नहीं हुए। तो ये एक नया जो है ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जिसने पूरी दुनिया को इस वक्त अपनी लपेट में रखा हुआ है। तो हम ये समझते हैं कि जिस तरह से आवाजें भी आपको पता है पूरी दुनिया से जो पीस लविंग लोग हैं वो उनकी हुँ, आवाजें भी इवन रूस के अंदर भी आपने देखा है, कल आपने देखा था कि एक टीवी चैनल में लाइव जो है वो चैनल की न्यूज़ आ रही थी, तो उसमें एक एम्प्लॉयी जो है वो नो वार का पोस्टर लेके लाइव प्रोग्राम जो कि पूरी दुनिया में जा रहा था, वो पीछे जो है वो खड़ी हो गई। तो लोग जो है हाँ। वार से जो सताए हुए लोग हैं, जो पीस लविंग लोग हैं, वो इसके अगेंस्ट जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं। तो हम भी ये समझते हैं कि अल्टीमेटली जो है आपने नेगोशिएशन ही करनी है, क्योंकि वार से सही कभी है। भी, जंगों से कभी भी लेकिन उस मसाइल वक़्त हल तक शायद नहीं काफ़ी होते। नुकसान भी हो चुका हो जब ये अमन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा ये बताइएगा कि यो क्योंकि उसकी इमिग्रेशन की बात हो रही है, तो जो यूके के अंदर हैं लोग हैं और उनकी फैमिलीज़ वहाँ हैं, या अगर वो यूक्रेनी शहरी हैं और उनकी फैमिली किसी और मुल्क में है, तो वो उनको कैसे बुला सकते हैं और वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? वो ज़रा बताइए। जी, यही जैसे मैंने कहा है कि अगर उनके पास यानी फैमिली मेंबर्स हैं, अगर मतलब कोई यूक्रेनी यहाँ रह रहा है, ठीक है जी, किसी भी कैपेसिटी में, किसी भी कैपेसिटी में, तो वो हुँ। अगर उसका कोई फैमिली मेंबर सपोज़ करें किसी और कंट्री में है, तो उसके पास अगर यूक्रेनी पासपोर्ट मौजूद है, तो वो होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाएगा और वहाँ पे ऑनलाइन वो अप्लाई करेगा। ठीक है। ठीक है जी। ऑनलाइन फॉर्म है, उसके अंदर अपनी ये जो है वो डिटेल देगा, जो उसका फैमिली मेंबर है यहाँ पे उसकी डिटेल देगा, और बस वो कोई इतना टफ पेचीदा क्राइटेरिया नहीं उन्होंने है, नहीं रखा हुआ। ईज़ी है सारा है। जी, हाँ जी। तो ठीक वो है। आप जिस तरह ब मैंने पहले भी आपको बता दिया कि वो ऑनलाइन एप्लीकेशन करेगा, और फिर उसको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। होम ऑफिस उसको ईमेल भेज देगा कि भाई आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है, और फिर अच्छा, जब वो इसी से इस मिलता है कंट्री एक में। लास्ट जी, इसी से मिलता सवाल, फिर दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। जी, जी। अभी जब गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि जो फलाई अदारे हैं वो आगे बढ़ें जी, और इसके लिए फंड रेजिंग आम शहरियों से इकट्ठी करें, और जितने फंड्स आम शहरी देंगे उसको गवर्नमेंट दुगना करेगी। उस सिलसिले में हमने देखा है कि बेशुमार चैरिटीज़ जो सबसे पहले 15 बड़ी चैरिटीज़ जो थे उन्होंने ऐलान किया था,
आने का। अभी हम देख रहे हैं कि जितनी भी मुस्लिम चैरिटीज़ हैं, वो भी मैदान में आगे आ चुकी हैं। तो इस सिलसिले में बताइएगा कि इनका एक्सेस कैसे होगा और इन्होंने कैसे हेल्प करनी है उनकी और क्या-क्या करना होगा? और ये लोग वाक़ई इसमें सीरियस हैं काम करने के लिए? देखें, ये अगेन क्योंकि ऑब्वियसली जैसे आपने पहले बात की थी कि जब तक किसी सॉल्यूशन पे ये पहुँचेंगे या कोई सीज़ फायर होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होगा। तो अभी भी देखें कि जिन शहरों के अंदर रशिया ने कब्ज़ा कर लिया है या जहाँ पे बमबारी हो रही है, कीव जो उनका दारुल हुकूमत है, उसके ऊपर जो हॉस्पिटल्स और जो नर्सरीज़, कॉलेजेस, रेज़िडेंशियल ब्लॉक्स जो हैं, वो तबाह हो रहे हैं, खंडरात में तब्दील हो जाएँगे। तो फिर हुँ, ऑब्वियसली आपने रीबिल्ड तो करना है। और हाँ, वहाँ पे जो एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, उसको भी आपने सामने रखना है। तो ऑब्वियसली एक तो ये है कि मुस्लिम चैरिटीज़ जो हैं, वो हमेशा से मैं समझता हूँ कि जब भी कोई डिज़ास्टर रोनुमा हुआ है दुनिया में, तो उन्होंने बगैर रंगों नस्ल, मज़हब उन्होंने आगे बढ़कर जो है वो इंसानियत की खिदमत की है। तो ये भी ऑब्वियसली ये क्योंकि ये गवर्नमेंट ने भी ये कहा है, इसके अलावा आप देखें बड़े जो बड़े-बड़े जो बिज़नेस हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि वी विल मैच कि अगर आप 1 मिलियन इकट्ठा करते हैं, तो हम भी उसमें 1 मिलियन डालें। तो इस तरीके से हुकूमत जो है वो ऑब्वियसली थोड़ा लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये इंसेंटिव दे रही है कि जनाब आप लोग जो है वो चैरिटी इकट्ठी करें और आप लोग जितने इकट्ठे करेंगे हुकूमत जो है वो उसको डबल करेगी और फिर वो जो है वो हुँ, करेगी। अल्टीमेटली तो देखें अभी तो कोई भी शख्स जो है वो यूक्रेन तो जा नहीं सकता। अल्टीमेटली जो सारा काम हो रहा है वो यूक्रेन और जो पोलैंड है उसके बॉर्डर पे हो रहा है। हुँ, ठीक है जी। अब अगर सपोज़ करें कि थोड़ा-सा कोई सीज़ फायर होता है, कोई ऐसा कॉरिडोर बन जाता है कि जिसमें वो कहा जाए कि हाँ जी, यहाँ से आप जो मेडिकल सप्लाई है, फूड है और जो चीज़ें हैं, उसको आप लेके जाएँ। तो उसमें भी फिर ये होगा कि वो डिसाइड करेंगे कि कौन जा सकता है। ठीक है, हुँ, क्या जनाब जो कॉन्वॉय जाएँगे वो हुकूमती सरबराही में जाएँगे या मुझे नहीं लगता कि शायद वो फ़िलहाल जो चैरिटीज़ हैं उनको डायरेक्ट एक्सेस दें। हुँ, तो वो उनको यही हो सकता है पॉसिबल एट द मोमेंट कि वो उनसे कहें ठीक है आप यूक्रेन पोलैंड के बॉर्डर पे आपने जो भी एक्टिविटीज़ करनी है, उसके बाद आगे हो सकता है तो यूएनओ के जो गाइडलाइन है उसके अंदर यूएनओ का जो अपना रिफ्यूजी काउंसिल है वो सारी मैटर को टेक ओवर कर ले और वो फिर जो यूनिसेफ है और जो दूसरे इदारे हैं, ज़ैली इदारे हैं यूएनओ के, वो सारे शायद हो सकता है कि फिर हुँ, जो है वो आ जाएँ और वो फिर करें। तो अब देखते हैं जैसे-जैसे डेवलपमेंट होगी उस सही है। हवाले से मैं समझता हूँ कि सिर्फ़ ये है कि हम समझते हैं कि जिस अच्छे काज़ के लिए लोग पैसे दें, वो सारा पैसा जो है वो उसी ही काज़ के लिए लगना चाहिए। ये हमारी सही है। रिक्वेस्ट है सिर्फ़। अच्छा, बर्तानिया में महंगाई का तूफ़ान आ रहा है, एक बड़ा रेला आ रहा है, जो 1 अप्रैल के बाद शुरू हो जाएगा सही मानों में, क्योंकि उसमें जितने यूटिलिटीज़ बिल हैं, वो बढ़ रहे जी। हैं और टैक्सेस बढ़ रहे हैं, हर चीज़ बढ़ रही है। उससे पहले जो आम खुर्द-ओ-नोश की अशिया हैं, उनकी कीमतें दुगनी हो चुकी हैं तकरीबन। चले दुगनी नहीं है लेकिन 2 पाउंड की जो चीज़ है वो 3 पॉइंट कुछ की मिलना शुरू हो गई है। तो इस तरह की सूरत-ए-हाल अगर ये बहाल रहती है या इसी तरह बढ़ती रही, तो क्या समझते हैं यूके में किस हालत पर पहुँचेगा और आम बंदे का क्या यहाँ होगा? कैसे गुज़ारा करेंगे? देखिए, ये वो चीज़ है जो अब इसमें रशिया और यूक्रेन की जो जंग है वो एक फैक्टर है। लेकिन आपको पता है कि 2 साल तक ड्यू टू कोविड सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो थी वो बंद रही है, ठीक है? हुँ, अब क्योंकि अब चीज़ें जो हैं वो खुलनी शुरू हो गई हैं, तो उसके जो कोविड के जो अब असरात हैं वो आप लोगों को फ़ील होने शुरू होंगे। हुँ, आप ये कह रहे हैं कि यूटिलिटी बिल इसी महीने से जो है वो इंक्रीज़ हो गए हैं। यानी 50% से 60% तक आपके गैस और इलेक्ट्रिक के जो
बिल हैं अभी, यानी अगर आपको वैसे मैं बताऊँ तो मेरा इस महीने का जो बिल आया है वो नए टैरिफ के ऊपर आया है। अच्छा। और नए टैरिफ के ऊपर जो है वो आया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये इस कदर ज़्यादा है कि अभी से फ़िक्र होनी शुरू हुई है कि हाउ वी विल मैनेज आवर दीज़ यूटिलिटी बिल्स। खास तौर पर आपको पता है, जैसा मैंने कहा कि 50 से 60% आपका इलेक्ट्रिक और गैस जो है वो महँगा हुआ है। अब अल्टीमेटली आपको पता है कि रशिया का जो 40% गैस है वो यूरोप लेता है। हुँ, बर्तानिया जो है वो तो है सिर्फ डायरेक्ट 3% लेता है, लेकिन फिर भी अगर यूरोप के अंदर क्राइसिस होंगे तो उसका फ्लो जो है वो बर्तानिया में लाजमी तौर पर जो है वो होगा। अब आप देखें हुँ, कि अब आप जाएं ना जरा अपने पेट्रोल स्टेशन के ऊपर जनाब, जो डीजल है वो 1 पाउंड 70 पैनी का जनाब लीटर के लगभग हो गया है, और इसी तरीके से जनाब 1 पाउंड 66 या 60 पेंस का जो है वो पेट्रोल है। तो आप मुझे ये बताएं कि जितने पैसों में पहले आपका पूरा टैंक फिल हो जाता था, उससे अब आपका आधा टैंक भी फिल नहीं हो रहा। हाँ, बिल्कुल ऐसा तो ही। ये जो चीजें हैं, और अल्टीमेटली क्योंकि ये जो आपका पेट्रोल प्राइस होती है, ये सब चीजों पे वो इफेक्ट करती है। ये एक हुँ, देखिए ना, ये एक बड़ा फिनोमिना है, पूरी वर्ल्ड का फिनोमिना है कि जब आपकी देखें जो अब अ, अब देखें ना, एक बंदा, मैं कल एक रिपोर्ट देख रहा था कि वो फूड के सप्लायर हैं बहुत बड़े, ठीक है? वो यानी पूरी यूके के अंदर फूड को सप्लाई करते हैं। तो वो ये कह रहा था, जो ओनर है, वो कह रहा है जी कि अब हमें तकरीबन हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है, वो 25 से 30 हज़ार पाउंड बढ़ गई है। हुँ, तो वो तो वो कहते हैं जी कि इधर से अब ही उन्होंने हमें पूरे करने। अब वो कहते हैं अब हमें अल्टीमेटली ये जो हमारी कॉस्ट बढ़ी है, हमें ये कंज्यूमर को पास ऑन करनी पड़ेगी। हुँ, आपने ये दुरुस्त फरमाया है। अब आप ज़रा, मैं तो क्योंकि जाता नहीं हूँ, सच्ची बात है, शॉपिंग के लिए ये ख़वातीन का ही ये काम होता है, तो मैं पिछले दिनों मैंने कहा अच्छा भई आपको ले जाता हूँ, ज़रा चलें शॉपिंग कर लें लिए। तो आई वाज़ शॉक्ड कि ये जो आप ऑयल का डिब्बा लेके आते थे, जो 5-6 पाउंड का मिल जाता था, वो जनाब 9 पाउंड का, 10 पाउंड का जनाब मिल रहा है। तो मैंने कहा यार इतना महँगा हो गया? तो वो कहने लगी मोहतरमा कि जी आप कभी आए हो शॉपिंग के लिए तो आपको पता हो ना। आप ब्रेड को देख लें, वो ब्रेड जो 70 पेंस की थी, वो 1 पाउंड 19 20 पेंस की हाँ, जो है वो मिल रही है अल्टीमेटली। और तनख्वाहें तो बढ़ नहीं रही। इनकम वही है और तनख्वाहें तो अखराजात बढ़ गए। तनख्वाहें तो इनकम आपकी वही है, और एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ज्यादा हो गए हैं। जहां पे भी हुँ, जाएं, जिस चीज को भी आप हाथ लगाएं, यकीन करें तो लोग जो हैं वो स्क्वीज हो चुके हैं। अब एक जो यहाँ पे भी, अब एक जिसको हम कहते थे ना पाकिस्तान में कभी सफेद पोश तबका, हुँ, तो अब यहाँ पे भी वो जो सफेद पोश तबका है, उसकी तादाद में तेजी से इजाफा हो चुका है कि जो हुँ, बेचारे तो ना तो बेनिफिट की तरफ जाते हैं कि अच्छा थोड़े बहुत बेनिफिट हम क्लेम कर लें, थोड़ा अपनी उनकी सिलसिला होता है, तो वो अब उनके लिए चीजों को संभालना जो है वो बहुत मुश्किल हो चुका है। ये सिर्फ हम अपनी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे। अब इसमें देखें बाकी कम्युनिटीज को, लोगों को देखें, यकीन करें कि पैसे नहीं है कि घर में हीटिंग चला सके। हुँ, वो 4-4 5-5 सॉक्स जुराबें पहनी हुई हैं, ऊपर जनाब कार्डिगन्स पहने हुए हैं, ऊपर कंबल लिए हुए हैं, और जनाब बैठे हुए हैं इस अपने आप को सर्दी से रोकने के लिए। अब एक हुँ, जो बुजुर्ग आदमी है, जिसको चाहिए था कि वो लाइफ का एक ये जो हिस्सा है वो कंफर्टेबल होके गुजारे, अब वो परेशान है। अब हुँ, आप देखें कि हुकूमत जो है वो इस बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रही, वो सोच ही नहीं कर रही। इस वक्त आप मीडिया को देख लें, आप गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज को देख लें, वो सारी की सारी जो है वो फोकस है जनाब रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के। अब अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, जैसा मैंने कहा, मुझे खतरा है कि अगर ये बढ़ता है और ये जो इमिग्रेंट के क्राइसिस जो है वो बढ़ेंगे, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो पहले ही
डिकेड्स से ऊपर चली गई है, तो वो मुझे है कि ये और ऊपर जाएगी और लोगों की जो बाइंग पावर है वो काफ़ी कम होगी। अब हम हुकूमत से ये कह ही सकते हैं कि भाई साहब इधर भी देखें, ये जो लोग यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, उनको भी आप सामने रखें कि आप कैसे आपने करना है सिलसिलाकार। दूसरा हमने जो बात करनी है कोविड-19 के हवाले से, क्योंकि जंग की तरफ और महँगाई की तरफ लोग लग चुके हैं और उस चीज़ को भूल चुके हैं कि कोविड-19 भी एक ऐसी बीमारी आई थी जो 2 साल से, जिसकी वजह से हम लॉकडाउन में रह गए हैं। लॉकडाउन तो खुल चुका है, लेकिन लोग ये बाज़ औक़ात सोच में पड़ जाते हैं कि शायद अब बीमारी ख़त्म हो गई है, और मैंने देखा है बाहर बाज़ारों में या गैदरिंग में कोई एहतियात नहीं कर रहा, वो भूल ही चुके हैं एक किस्म का। तो आज की जो रिपोर्ट है, आज कितने केसेज़ आए हैं, वो मैं आपको बताता चलूँ तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि जी, कितनी एक बीमारी यहाँ है। जो न्यू जी, केसेज़ हैं आज की रिपोर्ट के मुताबिक, जो रिपोर्ट में है वो 1,09,802 हैं, जो नए केसेज़ जिनके रिज़ल्ट पॉज़िटिव आए हैं। और जो जी, आज अमवात हुई हैं वो 200 अमवात हैं, जो आज के रोज़ हुई हैं। जी, और 1560 बंदे आज जो सीरियस हैं, अस्पताल में एडमिशन उनका हुआ है, वो दाखिल हुए हैं बाकायदा तौर पर। दूसरी तरफ वैक्सीन के हवाले से अगर देखा जाए तो वैक्सीनेशन जो फर्स्ट डोज़ है वो 91.7 परसेंट लगी है, और जो पर्सन लोगों को सेकंड लग गई डोज़ है है। वो 85.6 परसेंट है, और जो बूस्टर है वो 67% हो चुकी है। और अब अभी भी लोगों को रिक्वेस्ट और एनएचएस से बाकायदा फ़ोन भी आ रहे हैं और मैसेजेस भी आ रहे हैं कि जल्द अज जल्द इसको लगवाएं। और बात करने का, ये फिगर बताने का मकसद यही है कि लोग ये भूल चुके हैं कि बीमारी ख़त्म हो चुकी है। बीमारी ख़त्म नहीं हुई, इसको एहतियात करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने सिर्फ हाथ हटा लिए हैं कि अब हम आपको नहीं ये गाइडलाइन देते कि आप क्या करें, आप अपने आप की खुद हिफाजत करें और खुद अपने आप से इस बीमारी से अपने आप को महफूज रखें। और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो अभी भी हमें खुद देखना चाहिए कि आपकी सांसें जिस दूसरे के बंदे तक ना पहुँचें, ताकि इस किस्म की चीज़ें शिफ्ट ना हों। और मास्क का जहाँ रश हो वहाँ हमें इस्तेमाल करना चाहिए, इस्तेमाल। और एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पर 1-2 कमेंट्स आप दें और उसके बाद फिर दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। जी, बिल्कुल देखें ये बात आपने दुरुस्त फ़रमाई है कि अगर कोई ये बंदा समझता है कि ये बीमारी थी, आई, चली गई, तो वो लिविंग इन फूल्स पैराडाइज़, तो वैसा जो है वो हम बेवकूफ़ी होंगे अगर सोचेंगे। तो अब सरप्राइज़िंगली ये आपने इतनी अलार्मिंग फ़िगर्स दी हैं कि इसके बावजूद भी अगर कोई सब लोग अगर वो समझे कि ये बीमारी खत्म हो गई है, तो फिर वो क्या हम कह सकते हैं। अब ये बात भी सरप्राइजिंग है कि हुकूमत ने जो है वो बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हुँ, कि जी ठीक है जी, अब आप जाने आपका काम जाने। अब आप देख लें मीडिया के ऊपर भी, टीवी के ऊपर भी कोविड की कितनी खबर चलती है। पहले ये होता था कि प्रेस नहीं कॉन्फ्रेंस है। की जाती थी, ये की जाती थी। अब आपको पता है कि जनाब 18 मार्च से जो कोई रही कहीं रिस्ट्रिक्शन थी वो भी खत्म की जा रही है। अब हुँ, आपने वो कोई लोकेटर फार्म, कोई जनाब पीसीआर टेस्ट नहीं, इवन जिसने जनाब वो नहीं की हुई वैक्सीनेशन वो को उसके लिए भी पाबंदियाँ खत्म। तो ये अब हुँ, हुकूमत ने सारे का सारा जो बर्डन है वो लोगों के ऊपर डाल दिया है कि लोग जो हैं हर मेरा तो थोड़ा डिफरेंट व्यू है कि हम अगर थोड़ा-सा टाइट रखें तो फिर लोग जो हैं वो उसको फ़ॉलो करते हैं। लेकिन अब क्योंकि हुकूमत ने हाथ थाम लिया है तो फिर भी अब देखें मेरे लिए मेरे गिर्द जो लोग हैं, मेरे दोस्त जो हैं, मेरी फैमिली जो है, ये लोग सब मेरे लिए बड़े अज़ीज़ हैं। लिहाज़ा हुँ, मुझे ना सिर्फ़ खुद अपना आप को बचाना है, बल्कि अपने जो हमारे डियर एंड नियर्स हैं, जो हमारे दोस्त, अहबाब, कम्युनिटी, फैमिली है, उनकी सेहत का भी हमने ख़्याल रखना है। वो कैसे हम रख सकते हैं, जो आपने अभी ज़िक्र किया कि देखें जनाब आप क्राउडेड जगह पे जाएँ तो मास्क आप पहने, डिस्टेंस पॉसिबल है तो वो रखें जनाब। इसी तरीके से अगर आपने अभी तक जो है वो कोई वैक्सीन आपकी रहती है, डोज़ रहती है या बूस्टर रहते हैं तो आप उसको ज़रूर लगाएँ। क्योंकि देखिए साइंटिफिकली अब ये है कि अगर आपने बेशक दोनों डोज़ लगवाई हैं और आपने बूस्टर भी लगवा दी है, तो फिर भी चांसेस हैं कि यू कैन कॉन्ट्रैक्ट
कोविड, और आप खुद भी ले सकते हैं और फिर आप दूसरों को भी पहुँचाना कर सकते हैं। तो लिहाज़ा सही। ऐसी सूरत-ए-हाल में मैं समझता हूँ कि अब हम सब लोगों की इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी मस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली टू सेव आवर लाइव्स एंड सेव लाइव्स ऑफ आवर नियर डियर्स एंड आवर फैमिली, आवर कम्युनिटी एंड आवर कंट्री। जी, बिल्कुल, ज़िम्मेदार शहरी का सबूत देना होगा हमें सब इस सब मामले में। अच्छा ये बताइएगा कि क्योंकि हमारा ये गुफ्तगू बड़ी अच्छी रही है और इस दौरान मैंने कोशिश की है कि किसी कॉलर को ना शामिल किया जाए, उसकी वजह ये थी कि क्योंकि ये जो मालूमाती गुफ्तगू हो रही थी, ये चीज़ें पहुँचाना लोगों तक बहुत ज़रूरी था। ज़रूरी है। अभी हम ले सकते हैं कॉलर्स को भी, उसके लिए लाइनें हमारी खुली हुई हैं और अभी हमारा टॉपिक जो है वो पाकिस्तान में तारीख़ अदम-ए-इत्माद के हवाले से है और इसमें ये कहा जा रहा है कि बैरूनी ताकतें इसमें मुलव्वस हैं और इमरान गवर्नमेंट को ख़त्म करना चाह रही हैं। आज के इस आपकी गुफ्तगू से ये हमने पता करना है कि बैरूनी ताकतें हैं इसमें या अंदरूनी ताकतें हैं? वो सियासी ताकतें हैं या खलाई मखलूक है? इस पर ज़रा रोशनी देखिए डालिए। देखिए, बात ये है कि इसके ऊपर कोई हतमी राय देना तो जो है वो पॉसिबल नहीं है। आप अपनी ऑब्ज़र्वेशंस जो है उसी के बल पे आप अपनी राय कायम करते हैं, और यहाँ बैठ के जो बात मैं कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी पॉलिटिकल एनालिसिस है, मेरी अपनी राय है, इसके साथ किसी का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है। ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन है हुँ, और मेरा एनालिसिस है। उसके ऊपर बेस करते हुए मैं ये कहता हूँ। एक बात तो ये है कि देखें कि मुल्कों के अंदर हुकूमतों को तब्दील करने में इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का हाथ रहा है। अगर कोई कहे कि ये नहीं रहा, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? ठीक है, हुँ, कहानी है, क्या नहीं हुआ, किस कंट्री में क्या नहीं हुआ। अदरवाइज़ क्या है कि किसी कंट्री के ऊपर कोई काला हुकूमत कर रहा है, कोई चोर कर रहा है, साध कर रहा है, उससे किसी को क्या? हुँ, ठीक है ना जी? लेकिन ये है कि वहाँ पे हुकूमतें चेंज करने के लिए जो है वो वसाइल इंटरनेशनल लॉबी ने इस्तेमाल किए। अब हुँ, जब आप अपना स्टांस बिल्कुल ही ऐसा लेंगे कि जिसकी तवक्को नहीं कर रहा है आपका इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, तो फिर आपको उसकी प्राइस पे करना पड़ती है। हुँ, अब देखें कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ? सही है। जो सहूलतकार होते हैं, वो तो आपको अंदर से मिलते हैं ना। ज़ाहिर है, उन्होंने डायरेक्ट आकर तो सो नहीं करना, उन्होंने उन्होंने डायरेक्ट इशारा आके ही तो नहीं करना है। करना होता। हुँ, उन्होंने तो सिर्फ इशारा करना है और वसाइल जो है वो आपको प्रोवाइड करने हैं। हुँ, अब वो वसाइल कहाँ से आते हैं? ये मैं हुँ, आज तक जो है वो समझने से कासिर हूँ। ख़ास तौर पर ये जो हमारी मज़हबी जमातें होती हैं, और इतने-इतने बड़े लॉन्ग मार्च और फिर जनाब ये धरने और तो ये सारी जो फंडिंग है ये फिर कहाँ से आती है? तो हुँ, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इमरान खान की जो के खिलाफ जो तहरीक अदम-ए-एतमाद है, उसमें हम जो फॉरेन एलिमेंट है, उसको हम बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते। आज आपको पता है कि कुछ और भी जो इंटरनेशनल लोग हैं, उन्होंने इस बात के नाम नहीं मैं लेता। उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया है कि हुँ। जिसमें कहा गया है कि ये इमरान खान को दबाने की कोशिश है। तो अब ऑब्वियसली सही। अच्छा मैं जहाँ कॉलर को शामिल करता हूँ तो फिर इस पर बात करते हैं, कॉलर जी, को शामिल कर बिल्कुल, बिल्कुल। जी, अस्सलाम जी। वालेकुम। सलामकुम जी। वालेकुम जी सर सलाम। जी, मैं प्रोग्राम आपका देख रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मैं भाई जाहिर साहब की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि जो साजिशें वाकई बारिश से होती हैं, लेकिन अपने भी साथ मिल जाते हैं, बिल्कुल साजिशें बारिश नहीं। जैसे आपने बताया ना कि भट्टो के ज़माने में साजिश बारिश हुई थी, लेकिन मौलाना फजल रहमान का जो डैडी था, क्या नाम मौलाना मुफ्ती महमूद, वो उनका साथ मिलके सब मौलवियों ने मिलके भट्टो को मरवा दिया था। आपको पता ही है ना। जी, जी। तो अब भी वही है, जी, साजिशें बाहर हो रही हैं।
आज वो मौलाना मुफ्ती महमूद का लड़का मौलाना फजल रहमान लगा हुआ है, वो मरवाना चाहता है इसको, इमरान को। कल बाप ने ये काम किया था, अब उसका बेटा मौलाना फजल रहमान वो काम कर रहा है। ये गद्दार अपने में होते हैं, बाहर से जाति होती है, लेकिन गद्दार अपने में बोल रहे माशाल्लाह। ये सब लोगों के कहने पे, लोगों की गवर्नमेंट की बात से, इमदाद से काम चलता है, लेकिन अंदर बैठे हुए जो होते हैं ना, ये मौलवी है, मौलाना फजल रहमान है और मौलाना हैदरी है, ये सब एजेंट है उनके। ये वक्त पढ़ने पे उनका काम करते हैं। मौलाना फजल रहमान के बाप ने कितना पैसा लिया अमेरिका को, आपको याद है? मैं उसका बच्चा था, अभी मैं बुढ़ा हो गया हूँ, उसका बच्चा था, मुझे हमें पता है कि दुबई से अमेरिका से पैसा आता था, वो ये जलसे कराते थे पाकिस्तान में, वो बटो बेचारी को मरवा दिया इन्होंने। एक लीडर था वो मरवा दिया, आप इसके पीछे पड़े हुए। बाहर की भी साजिश है और अंदर की भी साजिश है, सही है, दोनों काम हो रहे हैं। थैंक यू ब्रदर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। जनाब जाहिद साहब, देखा आपने कि किस तरह। एक और कॉलर है, मैं ज़रा उनसे लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन साहब, कहाँ से? ज़ाकिर हुसैन काज़मी साहब आपको और जी। आपके मेहमान जनाब चौधरी साहब को को प्यार और अदा पर अस्सलाम। एक तो बातें कहना चाहता हूँ, इजाजत दीजिएगा। जी 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 जी। ये जो अदम एतमाद के हवाले से बात हो रही है, चौधरी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से अपना तजजिया वगैरह किया है, एक्सलेंट। असल में बात यह है कि काज़मी भाई, जब कभी भी पाकिस्तान, जैसा कि आपने भुट्टो की मिसाल दी है, 9 सितारे बन गए थे उसको गिराने के लिए, जब कभी भी पाकिस्तान तरक्की की तरफ चल पड़ता है तो हमारे दुश्मनों को, जो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है और बाहर तो खासकर बहुत से ऐसे ममालिक हैं, वो नहीं चाहते कि ये मुल्क तरक्की करे। अब इमरान ने, देखो, इस्लाम के हवाले से मैं पहले बात करके आगे चलता हूँ कि यूनाइटेड नेशन में इस्लामोफोबिया के हवाले से बहस हो रही है कि नबी पाक की गुस्ताखी करना ये एक जुर्म होगा। ये उस आदमी ने स्टैंड लिया और उस आदमी ने, प्लीज आज मुझे बात कंप्लीट करने के दीजिएगा, उसने स्टैंड लिया। पुतिन ने भी इस्लामोफोबिया के हवाले से बात की, कनाडा के ट्रूडो ने भी इस्लामोफोबिया के हवाले से बात की। क्या ये पजामे वाले कल आकर कश्मीर की या किसी और इश्यू पर कहीं इंटरनेशनल लेवल पर बात कर सकते हैं? नहीं, ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश है। भाई देखें, MQM और काफ वाले ये पानी में बदामी डालकर मक्खन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। भाई यहाँ इधर या उधर बात करो, आप सियासत में रहकर मजे उड़ाते रहे। आप वो लोग हो जिनके साथ आज अपोजिशन वाले, पीपल पार्टी वाले, नून वाले जा रहे हैं। आप तो मुशर्रफ के साथी थे और आपने कहा था कि हम 10 बार इसको यूनिफॉर्म बनाकर इक़्तिदार में लाएंगे। जो भी आता है उसके साथ चलकर जब पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की बात होती है तो आप सब इकट्ठे हो जाते हैं। इमरान ने कहा था जब मुश्किल वक्त आएगा, पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा, ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे। यकीन कीजिएगा काज़मी साहब, इजाजत दीजिएगा, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मुझे पाकिस्तान से प्यार है और दूसरा बरतानिया से भी उसी तरह प्यार करता हूँ, मगर ये लोग पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक तो दलाइल देकर बात खत्म करता हूँ। देखें, ये इकट्ठे इसलिए हुए, एक दूसरे का पेट भी ये फाड़ते थे। जितने मुकदमात बने हुए ये इन दोनों जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ बनाए थे और आज उसको ब्लेम कर रहे हैं। भाई ये मुकदमात आपने एक दूसरे के खिलाफ बनाए थे। और एक और बात, जरदारी ने बोर्बन मुआहिदा जो नवाज शरीफ के साथ किया था, ये आजकल इमरान को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद ये सब बिखर जाएंगे। जरदारी ने नवाज शरीफ को कहा कि नवाज शरीफ ने जरदारी को कहा कि आपने हमारे साथ मुआहिदा किया था मरी में, तो उससे आप इनकारी हो रहे हैं। उसने कहा कौन सी हदीस की किताब में लिखा हुआ है कि ये बात जरदारी ने करनी है? ये वो लोग हैं, ये वो लोग सही है। जिनको लोग, ठीक है नज़ाकत साहब, आपका पॉइंट आ गया इंशाल्लाह। आखिरी बात, इस आदमी ने पाकिस्तान का दुनिया में वकार बुलंद किया, नाम रोशन किया। ये जब कभी एयरपोर्ट पर जाते हैं इनके तो शूज उतार कर मुर्गा बना देते हैं। इनको कहाँ की बातें करते हैं। इमरान अगर गिर भी गया तो दोबारा ढोल बाजे के साथ आएगा इंशाल्लाह लजीज। ये बहुत बड़ी ताकत है। ये अल्लाह ने, ये इमरान यही समझे कि F-17 पाकिस्तान का थंडर प्यारा है, C-10 है, ये इसको कोई गिराने वाला माई का लाल पैदा नहीं हो सका। 27 को बिलावल आया था और 27 को और लोग भी पाकिस्तान में आए थे। उनका क्या शुरू हुआ था? कलमा पढ़कर मुसलमान बनकर गए थे। इसलिए पूरी कौम को चाहिए कि इमरान खान के साथ शाना बिशाना खड़े हो जाए। ये पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता है।
प्लीज बाहर निकले। इन गदारों, मौलाना फजल रहमान कश्मीर की नुमाइंदगी करता रहा, हम गरीबों के कश्मीर से हमारे पैसे खाता रहा, कहाँ की नुमाइंदगी करेंगे आप दोबारा? उन्होंने इसको लालच दिया कश्मीर का नुमाइंदा बनाऊंगा। आखिरी बात मैं कहता हूँ कि इमरान साहब जापानी एम्बेसडर को कहें कि इनको जापान में भेजें, वो सुमो रेसलिंग होती है उस मुल्क में, उसके रेफरी बन जाए। कदबुत भी ठीक ठाक है तो वो सुमो रेसलर भी तगड़े होते हैं, या 2-4 प्रोग्राम इस्लामाबाद में करा ले, थोड़े टिकट लगा दें, आपको ठीक है पैसा आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। जी जाहिद साहब, देखा जज्बाती तौर पर लोग इस चीज़ को चाहते हैं कि वो अपने इस किस्म के जो ख्यालात हैं वो उन लोगों तक पहुँचाएं, देखें बात और यह ये है काज़मी साहब कि अब की आवाज़ है, जी आम बंदा ये सोच रहा है। जी, देखिए आप ये आम बंदा सोच रहा है, जो बात हम कर रहे हैं, जो टॉपिक हमने लिया है, वो बात जो है वो अब आम आदमी सोचता है। आम आदमी अब बाशऊर है, उसको चीज़ें नज़र आती हैं। अब आप देखें कि ये मुझे तो समझ नहीं आती कि ये हर बात पे हम एक जमहूरी हमला करेंगे, हम एक जमहूरी तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ये सब कुछ कर रहे हैं। अब जिस तरह से इन कॉलर ने कहा कि जमहूरियत में तो फिर आप परवेज इलाही साहब जो हैं वो तो मुशर्रफ के साथ थे, और कॉलर ने बिल्कुल राइटली कहा कि वो तो कहा करते थे कि जनाब हम मुशर्रफ को जनाब अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन वर्दी में हम उसको जो है वो सिलेक्ट करवाएंगे। तो उस वक्त फिर आप लोग जमहूरियत की और आमरीयत की क्या आप फिर डेफिनेशन करेंगे? दूसरा फिर ये है कि देखें बात यह है कि जमहूरियत ये कहती है कि अगर एक शख्स ने, ये जमहूरियत है असल, एक शख्स ने अगर किसी एक पार्टी के प्लेटफॉर्म से टिकट लिया है, उसके एजेंडे तले इलेक्शन लड़ा है, तो जमहूरियत फिर ये है कि यस उसको अपनी राय का इस्तेमाल करने का हक है, लेकिन उसके लिए वो पहले रिजाइन करे अपने सीट से और उसके बाद आप इलेक्शन लड़े। ये है डेमोक्रेसी। अब ये कौन सी डेमोक्रेसी है कि आप कहें कि जनाब ये भी फलां भी मेरे साथ मिल गया है, फलां भी मेरे साथ मिल गया है, फलां भी मेरे साथ मिल गया है, अंदर से पर्दे टूट गए हैं। टूटते हैं, हम नहीं रहते, लेकिन जब जिस जमहूरियत का आप डंडोरा पीट रहे हैं कि जमहूरियत जमहूरियत, हम जमहूरियत के लिए ये सब कुछ कर रही है, उसमें ये कहीं नहीं लिखा, उसमें छांगा मांगा जो है वो मसला ये है कि आम बंदा, जिस तरह कॉलर्स थे, तो आम बंदा तो बात करता है हक और सच की। वो जो बोल रहे हैं हमारे सामने, वो अपने मफाद की जंग लड़ रहे हैं सारे। जो एमएलएज हैं वो अपना फायदा देख रहे हैं, और जब पैसा आ दुरुस्त जाता है कहा। तो फिर उन्होंने उस तरफ बात करनी है। पिछले दिनों में जो एक दूसरे चोर, चीनी चोर और फलाना, आज कोई भी नहीं किसी को कह रहा। यहाँ अलीम खान आया है और आकर नवाज शरीफ साहब से मिलकर गया है, और उन्होंने ये कहा है कि हम चौधरियों को किसी सूरत भी आगे नहीं लाएंगे पंजाब में, क्योंकि उन्होंने हमारा सफाया कर देना है। लिहाजा बेहतर यही है कि हम इसी को, हलीम खान को सपोर्ट करते हैं, और फिर ये अपना अलग ग्रुप बनाएंगे और इनका ग्रुप की सपोर्ट करें और इनमें से कोई वज़ीर आला बना दें, ये हमारे लिए बेहतर है। तो इस किस्म की चीज़ें जब हो रही हैं और सारा और डील्स वगैरह हो रही हैं, तो वहाँ फिर एक बंदा जो अपनी मर्जी से चलना चाह रहा है या पाकिस्तान को किसी बेहतर साइड पर लेकर जाना चाह रहा है या रेपुटेशन बनाना चाह रहा है, वो कहाँ टिक कर रह सकता है। इसी वजह से पिछले दिनों में जो बातें चल रही थी सदारती निज़ाम की, तो क्योंकि ये इस ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए ये तैयार किया जा रहा था कि इन लोगों को सबक सिखाने के लिए बेहतर है कि सदारती निज़ाम लाया जाए और उसमें डायरेक्ट सदर के इंतखाबात हों 2 बंदों के दरमियान, और फिर उसके अपने मुताबिक वो मिनिस्टर ले लें और मुल्क का निज़ाम चलाएं। तो इस पर ज़रा बात कीजिएगा। जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया था। इसके ऊपर मैंने पहले भी प्रोग्राम किया था, और इसके ऊपर अपनी जो कानूनी राय है कि क्या सदारती निज़ाम कानूनी तौर पर पाकिस्तान में नाफिज हो सकता है, वो ज़रा थोड़ा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन ये जो आपने दुरुस्त फरमाया कि ये ब्लैकमेलिंग है, वो ना, ये इसको जमहूरियत का नाम आप कैसे दे सकते हैं? सही है। आप बार-बार जो भी बंदा बात करता है कि जी अवाम जो भी फैसला करेंगे, अवाम के मफाद में करेंगे। भाई अगर आप लोगों ने पिछले 74 सालों में आपने अवाम के मफाद में फैसले किए होते, तो आज जो है वो ये हालात ना होती। आप मुझे अपने काज़मी साहब दिल पे हाथ रख के बताइएगा, पाकिस्तान का पैसा लूटा गया है कि नहीं? बिल्कुल, लूटा गया है। लूटा। और हर किसी ने लूटा है, 2-2 हाथों अच्छा, से लूटा है। अब ये मैंने लूटा है या आपने लूटा है या एक आम आदमी ने लूटा है?
जब हमने ये तो नहीं जिसके लूटा, पास आम अख्तियारात आदमी ने थे उसने लूटा, लूटा है। तो फिर जो साहिब इख्तियार थे उन्होंने ही लूटा है ना। जी। अब फिर हम अगर फिर भी अब हम हमारे लोगों को समझ ना आए, तो फिर मैं समझता हूँ कि हम तो सिर्फ यहाँ बैठ के बात कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, कोई ना अपनी राय दे सकते हैं। इसलिए कि ये अवाम के मफाद के लिए नहीं है। ये जो आपने बड़ी दुष्ट टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की, ये अपने जाती एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। वही ना, ये अपने, अब ये देखें जमहूरियत की जो है वो बार बार बात करती है, तो अब आप मौलाना फजलुर रहमान साहब की वो तकारीर सुन ले, जब इमरान खान धरना दे रहा था तो वो उन्होंने क्या कहते थे कि वजीर आजम सही है, है। वजीर आजम से रिजाइन मांगना जो है वो गैर आईनी है। ठीक है, अब वही काम जो है वो खुद कर रहे हैं, और जब कोई उनसे सवाल पूछता है तो वो आगे से गुस्सा कर जाते हैं। जो भी उनसे सवाल करता है वो उनके अच्छा, ये जवाब उनकी देने बात का। चल रही है, मौलाना फजल रहमान साहब की बात चल रही है, और हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है। ये बताइएगा कि पार्लियामेंट में इतनी फौज लेकर गए और अपनी इतनी फौज उन्होंने रखी हुई है, गार्ड रखे हुए हैं, और ये उन पर जी अच्छे खासे अखराजात भी आते हैं, और बेशुमार जो बल्कि उस वक्त के जो फौजी थे, फौज को होल्ड करते थे, उन्होंने इनको जीएचक्यू की तरफ से एक बहुत बड़ी लैंड इनके जो चाहने वाले हैं, इनके साथ जो मुलाजिम हैं, उनके नाम पर की हुई है। तो इस किस्म की चीज़ें हैं जो इनको प्रोवाइड कर रही हैं, जो चीज़ें एस्टेब्लिशमेंट कर रही है या जो भी कर रहे हैं, उन्होंने इनको किस इसी वजह से रखा हुआ है ना, कि जब अपनी मर्जी होगी तो उसके मुताबिक इन्हें इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये तो जी पार्लियामेंट में ये लेकर जाने का मकसद क्या था इतने लोगों को? बिल्कुल ये दुरुस्त आपने फरमाया है। 2004 से लेके इनको, इनके भाई को, लुत्फुर रहमान, और उनके आगे से सेक्रेटरीज, और उनके ऊपर, इसके ऊपर अंसार अब्बासी साहब की बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो है वो मौजूद है कि किसको कितने कितने जनाब जो है एकड़ जमीन जो है वो अलाट की गई है मिलिट्री हाँ। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, यानी मिलिट्री जी, जी। एस्टेब्लिशमेंट। तो ये क्यों किया गया है? तो ये वो हैं कि अब ऑब्वियसली उस वक़्त परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जनाब इनको सब ये काम किया, तो ये वहाँ परवेज़ मुशर्रफ के गीत गाने शुरू कर दिए। ये जमहूरियत इनको सिर्फ़ वो सूट करती है जहाँ पे ये इलेक्शन जीत जाएँ, इनके हल हो जाए मसाइल, इनके पास जनाब आ जाए, पार्लियामेंट लॉजेस में कमरे इनके बुक हो जाएँ, झंडे वाली गाड़ियाँ इनको मिल जाएँ। अवाम का दुःख नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ठीक है, ऑनेस्ट आदमी है, लेकिन पॉलिटिकली इमरान खान साहब से गलतियां हुई हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। देखें, बिल्कुल वही वो है, लोग बिल्कुल वही है। वो लोग जिनको लेके इमरान खान साहब ने मीनार पाकिस्तान में पहला जलसा किया था, वो यंग यूथ, वो आम आदमी जो इमरान खान के साथ शाने बेशाना खड़ा हुआ था, वो आदमी कहां गया? इमरान खान को उनमें से चाहिए कोई भी था कि नज़र नहीं आ रहा। उसी यूथ को आगे लेके आते और 2018 में उन्हीं के ऊपर तकिया करते, उन्हीं को इलेक्शन में टिकट जो है वो देते। लेकिन अब जो आपने गलतियां की हैं, उन्हीं लोगों को जिनको आपने लिया है, अब वो आपके लिए मसाइल क्रिएट कर रहे हैं। वही ना, वो आपके लिए और मसाइल क्रिएट कर रहे और हैं, किसी अभी को अभी वजीर भी आजम इनको अभी भी इनको वो वर्कर काम काम आएंगे जिनको इन्होंने पीछे छोड़ दिया। अच्छे वक्त में खुद जी याद नहीं जी किया बिल्कुल, उनको। तो अभी बिल्कुल लेकिन फिर आपने भी वो दुरुस्त बुखलिस फरमाया है, है। वो साथ है इनके फिर भी। ना ये जो अभी कह रहे हैं कि 10 लाख बंदा हम इकट्ठा करेंगे, 10 लाख इनका वही बंदा है जो आपने बताया है कि जो कटर इमरान खान के साथ उसकी सिंसेरिटी के लिए जो है वो खड़ा खड़ा हुआ है। अभी वो जो कॉलर बात कर रहे थे, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आज वो रेजोल्यूशन जो है वो पास हुई है कि 15 मार्च जो है, हर साल 15 मार्च जो है वो इस्लामोफोबिया के खिलाफ डे के तौर पर मनाया जाएगा। ये बिल्कुल, पिछले ये आज 74 ही हुई है। सालों में क्यों नहीं हुआ? बात बिल्कुल होती सही है। है जब आप स्टांस लेते हैं, जब आप आवाज करते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी आवाजें फिर अगर बेहतर तरीके से किया जाए तो सुनी जाती हैं। लेकिन खास साहब से गलतियां हुई हैं, सियासी तौर पे भी उनसे गलतियां हुई हैं। अगर कोई कहे कि नहीं, आज मुझे बताएं, आज जा रहे हैं ये जनाब एमकेएम के घर पे, आज जा रहे हैं जनाब ये, तो पहले 3 साल में अगर ये एक रूटीन रखते हैं कि अच्छा जी 2-3 महीने के बाद अब मैंने सारे जो इत्तेहादी हैं उनके पास जाना है, उनके साथ मिलना है, तो आज ये इस लहजे पे पहुंचते ही ना। खान साहब हुँ। पहले जनाब 3.5 साल जो है वो वही जो पीछे मशीरों के जमगढ़ में इकट्ठे रहे हैं, बाहर निकले ही नहीं है।
और अब इनको याद आ गया है कि अब मैंने उसको भी मिलना है, अब देखे ना खुद चल के पार्लियामेंट लॉजेस में गए हैं। ठीक है जी, पहले सही 3.5 साल क्यों नहीं ये जाते रहे, पहले 3 साल बिल्कुल सही क्यों है नहीं ये जाते रहे? एक्चुअली साहब क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया है और बात करते जी, करते अभी तो चाहते थे और भी क्वेश्चन थे, बेशुमार चीज़ें थी, लेकिन चलें हमारा टाइम ख़त्म हो गया तो इसी पर हम इजाज़त चाहेंगे। जाहिद चौधरी साहब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जितने भी देखने सुनने वाले कॉलर्स थे उन तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह सेहत रही ज़िंदगी रही तो दोबारा आपसे नेक्स्ट वीक नए मौजू के साथ हाज़िरी दूँगा, लेकिन एक चीज़ ख्याल रखिएगा कि ये जो पाकिस्तान में तहरीक इत्मीनान पेश हो रही है, इससे ये जितना भी ये लोग हैं, ये ज़ाती मफादात और बैरूनी एजेंडे या अंदरूनी एजेंडे पर अमल कर रहे हैं। लिहाज़ा आम आदमी को इस पर अपना फ़ैसला खुद सुनाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, जो भी आपकी सोच है, उसके मुताबिक, ताकि बार-बार इस किस्म की चीज़ें मुल्क में पेश ना आएँ। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह सेहत रही ज़िंदगी रही, नेक्स्ट वीक नए मौज़ू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक़्त तक के लिए खुदा हाफ़िज़।